हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्वेस्ट में आपका स्वागत है। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बिकॉज़ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि हमें आफ्टर 12th या फिर जो लोग इस एज में हैं अभी 19 से 25 और 26 और 30, 28, 30 इसके बीच में जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि व्हिच एग्ज़ाम इज़ सूटेबल फॉर अस। ओके, तो हमें क्या करना होता है, पहले हमें इन सब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है। ठीक है, जब हम इकट्ठा करते हैं तब हमें पता लगता है कि भाई हमारी कंट्री जो है कौन-कौन से एग्ज़ाम कराती है। हम क्या सोचते हैं कि सिंपल एजुकेशन के लिए हम कॉलेज में एडमिशन ले लें, फिर 3 साल उसमें पढ़ाई कर लें। तो हमारे पास इस कॉलेज में एडमिशन लेने के अलावा भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप आफ्टर 12th भी सक्सेस ले सकते हो, है ना? अगर जो आपको सक्सेस चाहिए तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे एग्जाम जो कि आप आफ्टर 12th दे सकते हैं और विद इन 6 मंथ आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब को इजिली पा सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम जो कि सब हर किसी का सपना होता है, दैट इज कॉल्ड यूपीएससी, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसमें आपको पता है कि सिविल सर्विस का एग्जाम होता है। ठीक है, ये रिक्रूट करता है और ये जो एग्ज़ाम होता है हमारा, ये होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, सबके मन में ये बात रहती है कि एग्ज़ाम होता कब है, कैसे होता है, क्या होता है? तो अराउंड आप बात करें तो फ़रवरी के अराउंड में इसके हमारे फॉर्म्स आते हैं। फॉर्म्स आने के बाद हमारा जून में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है और तो फिर जाके कहीं दिसंबर में इसका हमारा जो मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर नेक्स्ट ईयर से आपको क्या जॉइनिंग मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर होता क्या-क्या है, मेन बात। सबसे पहले सिविल सर्विस के इसमें सारे एग्जाम होते हैं। जैसे हाँ, आपने देखा होगा आपके जो स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है उसमें आईएएस ऑफिसर रहते हैं, आईपीएस ऑफिसर रहते हैं, आईएफएस ऑफिसर रहते हैं। सो देयर आर 24 पोस्ट। ओके, जो यूपीएससी है वो 24 पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, नॉट पोस्ट सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, इसमें बेसिक बेसिक पॉइंट मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि इसमें क्या क्या आपको करना पड़ता है। इसमें की पॉइंट क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन फीस कितनी होती है, देखो इसकी 100 रुपीज़। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए केवल आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ऑनलाइन इसके फॉर्म आते हैं और आपको इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और आप अगर जो चाहते हो कि अपने जीवन में आप एक ऑफिसर रैंक में जाना चाहते हो, जो आप सोचो कि भाई डिस्ट्रिक्ट का मालिक बनूँ या डीएम बनूँ, तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद ही लोग क्या बनते हैं, डीएम बनते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस होती है 100 रुपीज़। ऑनलाइन आप चेक कर लेना, ऑनलाइन इसके फॉर्म फ़ैब के अराउंड आ जाते हैं। एग्ज़ेम्प्टेड कैटेगरीज़ कौन-कौन सी है? फीमेल, फीमेल को 0 रुपए फ़ीस है। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, इन कैंडिडेट को कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी जब ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे। फिर आगे चलते हैं, क्या बताया? की पॉइंट अबाउट द यूपीएससी मिनिमम क्वालिफिकेशन। भाई इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्या? डिग्री रिक्वायर्ड, अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपका जो है आपको मिनिमम 50% होना चाहिए, 60% होना चाहिए। बस ये यूपीएससी कहता है कि आप पास होने चाहिए, मतलब 33%। यू शुड हैव 33% इन योर एग्जामिनेशन। ओके, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कैन अप्लाई। आप अगर जे लास्ट ईयर में भी हैं, अपने फाइनल सेमेस्टर में भी हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ कंप्लीटेशन। लेकिन बाद में आपको क्या देना पड़ेगा कि हमने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है। नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड। देखो सबसे बड़ी बात, इस एग्जाम के लिए कोई भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही 10th में, ना ही 12th में और ना ही ग्रेजुएशन में। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, वेदर यू बिलोंग्स टू साइंस या फिर आर्ट्स, कॉमर्स, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। यूपीएससी पोस्ट लिस्ट। ठीक है, ये इतनी सारी पोस्ट हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है पर ईयर। श्योर, कम से कम हमारा जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है वो 800 या 1000 मान के चलो। ठीक है, मैक्सिमम 1000 लोगों को सिलेक्ट करता है। तो उसमें से कुछ आईएएस ऑफिसर होते हैं, कुछ आईपीएस होते हैं, कुछ आईएफओएस होते हैं। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, देन फॉरेन सर्विस, अकाउंटेंट ऑडिट, देन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विसेज, ऐसे पोस्टल सर्विसेज। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब में आप हेड होते हैं इस पूरे डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो ये एक यूपीएससी बहुत अच्छा चांस है। आप अभी से अगर इसकी तैयारी करने बैठेंगे तो ईज़िली आप यूपीएससी क्वालीफाई कर सकते हैं। इसके कुछ अटेम्प्ट्स हैं जो कि हमें देखना पड़ता है कि कितने अटेम्प्ट्स हैं। ठीक है, अटेम्प्ट्स रखा गया है तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छे से ले सकते हैं कि कितने अटेम्प्ट किसको मिलेंगे। शायद जनरल के लिए अलग अटेम्प्ट हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग-अलग अटेम्प्ट्स हैं।
एज भी अलग-अलग है। फिर हमारे पास आता है सेकंड एग्ज़ाम जो कि अपना फ्यूचर एक एज़ ए मिलिट्री को देना चाहते हैं, आर्मी को देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो कंट्री है दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, दैट इज़ सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले यू हैव टू गिव रिटन एग्ज़ामिनेशन, आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है? जिसमें द रिटन एग्ज़ाम हैज़ 3 पेपर्स, 3 पेपर्स होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथ्स। द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, बाइलिंगुअल होता है। फिर उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, ओके? द एसएसबी इंटरव्यू एसेसेस इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, आपकी इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है। बोर्ड ऑफ सर्विस मेडिकल ऑफिसर कंडक्ट अ मेडिकल एग्ज़ामिनेशन टू डिटरमाइन इफ द कैंडिडेट इज़ मेडिकली फिट और नॉट, ठीक है? आपको एक एग्ज़ामिनेशन होता है जो मेडिकल होता है, उससे चेक किया जाता है कि यू आर फिट और नॉट। जैसे दिखाते ही हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उन सब में सेम ऐसा ही होता है। एलिजिबिलिटी क्या-क्या है इस एग्ज़ाम की? कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट और इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, या तो ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर फाइनल ईयर में भी हैं तो चलेगा। द मिनिमम एज फॉर द एग्ज़ाम इज़ 19 ईयर्स। अब 19 ईयर्स वैसे तो आप सबको पता है रूल के अकॉर्डिंग 21 ईयर्स में हमारी ग्रेजुएशन पूरी होती है। लेकिन कुछ-कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो उससे पहले भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो इसलिए मिनिमम एज इन्होंने 19 लिखी है। ओके 19 या फिर जो फाइनल ईयर में भी कुछ-कुछ 19 ईयर्स का रहता है। कैंडिडेट मस्ट मीट द सर्टेन फिजिकल एंड मेडिकल क्राइटेरिया, जो भी मेडिकल और फिजिकल क्राइटेरिया है वो मेंशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हाइट मांगते हैं, फिर आपकी चेस्ट मांगते हैं, फिर रनिंग मांगते हैं, तो ये आपका क्या होना चाहिए? शुड बी कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या क्या है इसमें? द एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। भाई ये बहुत अच्छी बात है कि एक साल में 2 बार कंडक्टेड होता है, ठीक है? टिपिकली इन अ फरवरी एंड नवंबर। भाई फरवरी और नवंबर के फरवरी में होता है, फिर नवंबर में होता है। ओके, फरवरी नवंबर कभी-कभी चेंज भी होता है, अप्रैल सितंबर भी हो जाता है। द एग्जाम इज इसमें आता क्या-क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, जो फॉर्मेट है। देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग होती है। फीस की बात करें तो 100 रुपीज़ फीस इसकी जो आपको फॉर्म फिल करने के देने पड़ेंगे। इसमें भी वही है, अगर जो कोई रिजर्व कैटेगरी है तो वो फ्री होता है, फीमेल है फ्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही फॉर्म में मेंशन रहता है किसके लिए फ़ीस होगी या किसके लिए फ़ीस नहीं होगी। देखो कभी-कभी एग्ज़ाम फरवरी में आता है, नवंबर में हो जाता है या फिर अप्रैल में और सितंबर में कंडक्ट कराते हैं। एज इसमें 19 टू 24 पहले बता दिया। मार्शियल स्टेटस होना चाहिए अनमैरिड, आप अनमैरिड होने चाहिए। फिर पढ़ते हैं चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की तरफ, जो कि है एनडीए। ओके, जैसे मैंने आपको ये पहले ये बताया सीडीएस, इसमें आपका पहले फिर एडमिशन होगा, फिर इसके बाद 18 महीने 24 महीने अकॉर्डिंग टू अलग-अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग्स होती है। तो वो ट्रेनिंग्स अगर जो आप कर लेंगे तो इसमें भी आप ऑफिसर रैंक में जाते हैं, ठीक है? जितने भी मिलिट्री के डिपार्टमेंट हैं, जैसे एयरवेज़ हो गया, वाटरवेज़ हो गया और अपना सिंपल ये लैंडवेज़ हो गया, इसमें आपको एग्ज़ाम पोस्टिंग मिलती है अलग-अलग जगह, ऑल इंडिया बेसिस एग्ज़ाम होता है। फिर हम बात करते हैं एनडीए एग्ज़ाम की। एनडीए एग्ज़ाम भी सेम जो हम कह सकते हैं सीडीएस की तरह होता है, बट इसमें होता क्या है, सिंपली इसमें 12th पास जो बच्चे होते हैं उनको लिया जाता है। भाई सीडीएस से आप थोड़ा ऑफिसर बनेंगे, एनडीए से ये है कि थोड़ा नीचे रैंक में बनेंगे। अब इसमें बेसिक बेसिक चीज़ क्या है, टू अप्लाई फॉर अ एनडीए एग्जाम कैंडिडेट मस्ट हैव अ 12th पास, ठीक है? फॉर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपका 12th पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपीज़ है जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, व्हाइल द कैंडिडेट फ्रॉम द एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट एंड वार्ड्स ऑफ जेसीओ, इनकी कुछ पोस्ट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही अगर अगर आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको फीस फ्री हो जाएगा। की पॉइंट है, 3 विंग्स होते हैं इसमें, आर्मी फोर्स हो गया, नेवल विंग्स हो गया, देन आर्मी विंग्स हो गया। अगर जो आप मान के चलो वाटरवेज़ में करना चाहते हैं जॉब, या फिर एयर फोर्स में करना चाहते हैं, ठीक है? नेवी में करना चाहते हैं या एयर फोर्स में करना चाहते हैं, तो देन यू रिक्वायर्ड साइंस बैकग्राउंड विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? बहुत बच्चों के मन में डाउट रहता है क्या हम एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो ये यहाँ पे आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर आपको एयर फोर्स या फिर नेवी में एडमिशन लेना है या जॉब पानी है, तो आपको क्या होना चाहिए? साइंस बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर जो आपको आर्मी विंग्स में जाना है, मीन्स अगर जो हमारी लैंड में जो आर्मी होती है मिलिट्री, उसमें अगर जो आपको जाना है, देन
ओपन कैंडिडेट फ्रॉम एनी स्ट्रीम इंक्लूड नॉन साइंस बैकग्राउंड। इसमें देखो कोई भी बच्चा एग्जाम दे सकता है, वेदर इट बिलोंग्स फ्रॉम कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम। ओके, नो नीड टू वरी, इसमें कोई भी एग्जाम दे सकता है। फिर उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर जो बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल अलग अलग लेवल पे हमारी कंट्री के अंदर वैकेंसीज निकालता है। ओके, पहली वैकेंसी की बात करें, देखो बहुत सारी वैकेंसीज हैं तो सारी वैकेंसीज बताना बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने सिंपली ये चीज़ें बता रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। ओके, पहले सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे हम इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आपके पास। सीजीएल जिस एग्ज़ाम को बोला जाता है, ग्रेजुएशन लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है। फिर इसके बाद आपको जो है असिस्टेंट पोस्ट होती है, पीएएस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपकी कवर होंगी। फिर उसके बाद इवन एसएससी आईटीबीपी का एग्ज़ाम भी एसएससी ही लेते हैं। आप इंडियन टिबेटर बॉर्डर पुलिस ही है ना, आईटीबीपी, इसका एग्ज़ाम भी एसएससी लेते हैं। सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये 12th लेवल जो बच्चे 12th पास करते हैं उनके लिए कुछ एग्जाम होते हैं, वो भी एसएससी कंडक्ट कराता है। ओके, फिर 10th पास की अगर जब बात करें तो एमटीएस मल्टीटास्किंग इसका स्टाफ, ये भी हर साल आप देखेंगे तो एसएससी कोई ना कोई अपनी इन पोस्ट में से एग्जाम जरूर निकालता है। ओके, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल सीजीएल लेवल पे हो, सीएचएसएल लेवल पे हो, या फिर 10th पास लेवल पे हो। तो इस एग्ज़ाम को दे के भी आप अच्छी सैलरी हमें मिलती है और कहीं न कहीं हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है, जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी सिक्योर हो जाती है। फिर नेक्स्ट की बात करें, आईबीपीएस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ सारे बैंक मर्ज हैं, जितने भी हमारे पास कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक के साथ नेशनलाइज़ जितने भी बैंक है वो आईबीपीएस के अंडर आते हैं। तो सिंपली होता क्या है कि आईबीपीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जिस भी बैंक को रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी बैंक में रिक्वायरमेंट होती है, तो सिंपली वो क्या करते हैं, आईबीपीएस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर आईबीपीएस क्या करता है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उन्हें बैंक्स में जॉब दिलवाता है। ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर बैंक, जैसे मान के चलो कि पंजाब नेशनल बैंक, नहीं, पंजाब नेशनल बैंक अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। अब इसके अंडर आईबीपीएस के अंडर सारे बैंक्स आ गए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम बैंक आईबीपीएस के अंडर है। ओके, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। इसमें भी सेम लेवल है हमारा, एक तो मल्टीटास्किंग स्टाफ भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराता है, और आपका सिंपली पीओ का हो गया, फिर एसबीआई क्लर्क का हो गया, ये बहुत सारे एग्ज़ाम, क्लर्क का हो गया, ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है आईबीपीएस। ओके, इसमें ये है कि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है इसमें ग्रेजुएशन लेवल होती है, चाहे आप कुछ भी मांग लो। एमटीएस भी है तो उसमें ग्रेजुएशन माँगेगा। ओके, और बाकी तो सारे पोस्ट ग्रेजुएशन वाली होती है। फिर हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारा इंडिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत से बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकालता है। ओके, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। देखो, टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया, टीचिंग हो गया। ये रेलवे जो बोर्ड है हमारा, ये बहुत सारी हर एक चीज़ को लेके क्या करता है, वैकेंसीज निकालता है। ओके, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी कंडक्ट एग्जाम फॉर द वैरायटी ऑफ पोस्ट इन द इंडियन रेलवे। दीज एग्जाम इंक्लूड, क्या क्या एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी, दिस एग्जाम इज कंडक्टेड मल्टीपल स्टेजेस इंक्लूडिंग अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, अ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी एंड टाइपिंग टेस्ट। ओके, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं बहुत सारे। दिस एग्जाम इज कंडक्टेड टू रिक्रूट अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट सच एज हेल्पर, असिस्टेंट, पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड 4। ओके, then ALP, then RRB JE, then RRB टेक्नीशियन एग्जाम। ओके, तो फिलहाल सारे पोस्ट तो बताना बहुत मुश्किल है कि सारी पोस्ट आपको बताया जाए कि कौन कौन से एग्जाम निकालता है, बट ये कि एक बेसिक आइडिया आपको अगर आ जाए तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आरआरबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें क्या वनडे एग्जाम में जॉब मिल सकती है, जिससे हमें वनडे एग्जाम में जॉब मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं स्टेट लेवल की, तो हर किसी का अलग अलग स्टेट है, तो हर किसी के स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। ओके, जैसे हम उत्तराखंड स्टेट्स हैं तो हमारे यहाँ यूके पीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो क्या क्या एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, देखो, ग्रुप ए के एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है, बी के भी, सी के भी, डी के भी, सब लेवल के एग्ज़ाम क्या कंडक्ट कराता है। और बहुत सारे एंट्रेंस भी होते हैं, एग्ज़ाम एंट्रेंस, जैसे हमारे यहाँ सीयूईटी चलता है। ओके, तो यहाँ देख लो, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो हमारा स्टेट कंडक्ट कराता है।
बट स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि कौन-कौन सी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो हमारे पास एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ओके? एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो हमारा हर एक स्टेट कराता है, जिसे हम बोलते हैं पीसीएस का एग्ज़ाम बोलते हैं, ओके? सो पीसीएस जैसे आईएएस ऑफ़िसर होता है, वैसे पीसीएस ऑफ़िसर होता है, बट वो थोड़ा रैंक पे छोटा होता है, बट बिल्कुल काम उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट देखना होता है, ओके? इनका थोड़ा और छोटा काम होता है, लेकिन काम तो एक जैसा ही होता है बिल्कुल। कभी-कभी ये भी होता है कि पीसीएस वाले आईएएस ऑफ़िसर बनते हैं कुछ टाइम बाद, ओके? तो ये कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि आज मैंने अपने वीडियो के थ्रू बताने चाहे हैं, तो जिनको कुछ दिक्कत परेशानी है, तो वो हमारे वीडियो में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किसका सिलेबस क्या होता है। अगर आपको सिलेबस की ज़रूरत है, तो बिल्कुल हम आपको सिलेबस प्रोवाइड कराएँगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ कुछ ही दिनों बाद। ओके, थैंक यू सो मच।